बदायूं में हाईवे किनारे पेड़ से जा टकराई है बेकाबू स्कूल बस। बच्चों को स्कूल बस लेकर जा रही थी। बच्चों को मौके पर छोड़ बस चालक फरार हुआ है। आरएस कॉन्वेंट स्कूल चर्रौसा की ये स्कूल बस बताई जा रही है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच जुटी हुई है। उघैती थाना क्षेत्र के बदायूं बिजनौर हाईवे पर दारा नगर के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। चोट लगी ड्राइवर का लगी है। खबर कानपुर से, जहां पर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में गाड़ी की एंट्री को लेकर न्यूरोलॉजी विभाग टेक्नीशियन और निजी सुरक्षा कर्मियों में झगड़ा हो गया है। कर्मचारियों ने सुरक्षा कर्मी पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। वार्ड बॉय और टेक्नीशियन को चोट भी आई है और इस मामले में सीएमएस ने जांच का आदेश दिया है। साथ ही 48 घंटे में रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। सहयोगी अमित हमारे साथ फोन इन पर जुड़ गए हैं। अमित, और क्या जानकारी, क्या अपडेट अभी? अस्पताल में प्रवेश को लेकर न्यूरो विभाग के टेक्नीशियन अपनी बाइक को लेकर अस्पताल के प्रशासनिक द्वार से अंदर एंटर करा, जिसपे जो एक्स सर्विसमैन है उनकी सिक्योरिटी ने उसे रोकना चाहा। उसने उनसे कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि एक्स आर्मी पर्सन ने उसे थप्पड़ मार दिया, जो सिक्योरिटी इंचार्ज है। उसके बाद ये सूचना टेक्निकल स्टाफ को पहुंची और एक एक करके सब इकट्ठा होने लगे। जब वो समझाने का प्रयास कर रहे थे, उतने में सहयोगी उग्र हुए, जिसके बाद सिक्योरिटी के व्यक्ति ने धक्का दिया, जिससे एक के कूल्हे की हड्डी में क्रैक आ गया है। जिसके बाद हंगामा हुआ, कई घंटे तक ये काम ठप रहा। हालांकि सीएमएस ने समझा बुझाकर मामले को फिलहाल अभी शांत करा दिया है और लोग काम पे चले गए हैं और 48 घंटे के अंदर की एक रिपोर्ट मांगी गई, जिसमें 3 सदस्यीय टीम बनाई गई कि आखिर ये कारण क्यों हुआ, ऐसी नौबत क्यों आई कि कर्मचारी को थप्पड़ मारना पड़ा आई कार्ड देखने के बाद। ऐसे में जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो एक्स आर्मी मैन है, उनका भी ये कहना है कि वो अब कार्य नहीं करेंगे जब तक कि हमें 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट नहीं आती। ऐसे में अब सीएमएस के लिए सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि उनको कैसे मैनेज किया जाए, लोगों को कैसे शांत कराया जाए ताकि कार्य सुचारू रूप से हो। अब रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अमित। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर रिहायशी इलाकों में 25 होटल, पीजी और बैंकेट हॉल सील कर दिए गए हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आवासीय क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधियां होने पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सील खोलने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। सेक्टर ओमेगा 1 और अंसल गोल्फ लिंक एक सोसाइटी में बने होटल, पीजी को सील कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर और बड़ी कार्रवाई ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से देखने को मिल रही है। अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई की है। रेजिडेंशियल सेक्टर में कॉमर्शियल एक्टिविटी करने वाले पीजी संचालक और होटल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है और ऐसे में 25 पीजी और होटल सील किए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार शिकायत मिल रही थी रेजिडेंशियल सेक्टर में, वहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है और आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि यही कमोवेश स्थिति ग्रेटर नोएडा के साथ साथ नोएडा में भी है। यहाँ पे भी रेजिडेंशियल सेक्टर्स में कॉमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है, लिहाजा यहाँ के रेजिडेंट भी ऐसी कार्रवाई के लिए इच्छा जता रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कार्रवाई की है ग्रेटर नोएडा में, ठीक इसी तरीके से नोएडा में भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस तरीके की कार्रवाई ग्रेटर नोएडा ने पहली बार की है और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि लगातार इस तरीके की शिकायतें जहां जहां से मिलेंगी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही पीजी संचालक और होटल संचालकों को स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर जहां पे भी सीलिंग की कार्रवाई की गई है, सील खोली गई, तो एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन आकाश ठाकुर के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 ग्रेटर नोएडा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बस्ती में खेल महाकुंभ का आगाज करेंगे। बस्ती में शुरू हो रहे सांसद खेल महाकुंभ में गांव से आने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मंच मिलेगा। जेपी नड्डा दोपहर 12:35 पर शहीद सत्यवान स्टेडियम पहुंचने का कार्यक्रम है और इसके बाद जेपी नड्डा बस्ती में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बताते चले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी दौरे पर रहेंगे। आज गोरखपुर और बस्ती का दौरा है, जो कि काफ़ी अहम माना जा रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि बस्ती में
जेपी नड्डा खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे और दोपहर 2:35 के आसपास पहुंचने का ये पूरा कार्यक्रम है और उसके बाद खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो जाएगा। जेपी नड्डा की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि उससे पहले आपको बताते चले कि गोरखपुर 11:45 पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और गोरखपुर उतरने के बाद वहां से वो बस्ती जाएंगे, जहां पर वो सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और बस्ती ले चलते हैं, सहयोगी रहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रहमान, जरा वहां की तस्वीरें आप जरा दिखाइए और किस तरह की तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम वहां पर? खेलने का मौका मिले, इंडिया खेले, उसको लेकर देखिए पूरी तैयारी पूरी हो गई है। जेपी नड्डा जो है आज आएंगे, वो 12:35 पर उनका टाइम है। जेपी नड्डा यहाँ पर सारी तैयारियां हो गई है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और आपको बता दें कि देखिए पूरे शहर में स्टेडियम जो है खचाखच भरी हुई है, स्कूल के बच्चे भी आए हैं, खिलाड़ी भी आए हैं। तो जो पूरा खेल है, उनको खेल को लेकर जो है पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी जेपी नड्डा जी 12:35 तक पहुंचेंगे, यहाँ पर पुलिस लाइन हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद वहाँ से ही वो स्टेडियम में पहुंचेंगे शहीद सत्यवान, जहाँ पर देखिए बहुत जोश है बच्चों के अंदर। और कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको भी लाया गया ताकि खेल के प्रति जागरूक किया जा सके। इसका मेन मकसद था जो ग्रामीण अंचल के खिलाड़ी हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच मिले, और जिसको लेकर ये बहुत अच्छी सराहनीय पहल है। सांसद खेल महाकुंभ जो पिछले 1 महीने से ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा था, और वहाँ पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे हैं उनको खिलाड़ी हैं उनको चयनित किया गया है। बिल्कुल रहमान, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत होगी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बस्ती पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बस्ती और गोरखपुर दौरा है। गोरखपुर में क्षेत्र के सभी 12 जिलों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बस्ती और गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी जेपी नड्डा के साथ मौजूद रहेंगे। गोरखपुर में होने वाली बीजेपी की बैठक में क्षेत्र के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। गोरखपुर एनेक्सी भवन में होने वाली बैठक में जेपी नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं को गोरखपुर क्षेत्र की सभी 13 सीटें जीतने का टास्क देंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सुबह 11:45 पर गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बस्ती के बाद नड्डा शाम 4:45 पर गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सभी कार्यक्रमों में सीएम योगी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहेंगे। गोरखपुर ले चलते सहयोगी राम गोपाल हमारे साथ जुड़ गए। राम गोपाल, जरा बताइए क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और उसके बाद बस्ती जाने का कार्यक्रम है, और क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से सबसे पहले गोरखपुर एयरपोर्ट आएंगे और यहीं पे जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे। और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तीनों लोग यहां से बस्ती जाएंगे और बस्ती से में खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद फिर वो गोरखपुर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 को लेकर जो मिशन 80 उत्तर प्रदेश में रखा है, उसके लिए आज की जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है। चूंकि गोरखपुर क्षेत्र में अगर हम एक तरफ बात करें गोरखपुर और बस्ती मंडल की, तो यह मंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र होने के कारण बीजेपी का गढ़ है। लेकिन वहीं आज अगर हम आजमगढ़ मंडल की बात करें तो आजमगढ़ मंडल में बीजेपी अपेक्षाकृत कमजोर रही है। अगर 2014 की लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी 13 में से 12 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़, घोसी और लालगंज 3 सीटें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि जब उपचुनाव हुए, अखिलेश यादव ने जब इस्तीफा दिया तो उसके बाद से निरहुआ वहां से आजमगढ़ से जीत हासिल किए थे। इस बार बीजेपी का यह लक्ष्य है कि 13 की 13 लोकसभा सीटें जीत ली जाए। इसी कारण जो संगठन स्तर पर बदलाव किया गया, तो संगठन स्तर पर जब बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति की गई तो आजमगढ़ से नियुक्ति की गई, जिससे आजमगढ़ का जो किला एक बार समाजवादी पार्टी से छीना गया है उसको और मजबूती से उस पर पकड़ बनाई जाए और वो किला बीजेपी के लिए बरकरार रखी जाए। इस
किले को बरकरार रखने के साथ साथ जो 2 सीटें 2019 में हारे थे उसको रखना है, और इसी के साथ जो एंटी इनकम्बेंसी का मामला है उसको कैसे खत्म किया जाए, उसको प्री कमेंसी में कैसे बदला जाए, इस पे आज मंथन होगी। और जो मिशन 80 उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रखा है उसकी शुरुआत एक तरीके से आज से होने जा रही है गोरखपुर से, और ये 13 सीटें बेहद महत्वपूर्ण यहाँ की मानी जा रही है। राम गोपाल, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पहुंचने वाले हैं तो वो बहुत ही अहम माना जा रहा है जो बैठक होने वाली है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कुशीनगर में डिप्टी सीएमओ की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खिरकिया में चल रहे अस्पताल में रेड की है। छापेमारी के दौरान संचालक से दस्तावेज भी मांगा गया है, लेकिन वो कोई कागजात नहीं दिखा पाए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सील कर दिया है। डिप्टी सीएमओ ने बताया कि अस्पताल की कई बार ऑनलाइन शिकायत की जा रही थी, जिसके बाद कई बार स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक्शन भी लिया है। पडरौना के खिरकिया का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। झांसी में ढाबे पर खाना खाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। मारपीट के दौरान एक बाइक को आग लगा दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुरानी रंजिश सामने भी आई है, हालांकि पुलिस जांच में लगी हुई है। मामला रक्सा थाना क्षेत्र के डगरवा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से भीषण आग लगी है और ढाबे पर खाना खाने को लेकर विवाद हुआ। 2 पक्षों में विवाद के बाद इस ढाबे में आग लगी। मारपीट के दौरान बाइक में भी आग लगाई। रक्सा थाना क्षेत्र में ढाबे पर दोनों पक्ष खाना खा रहे थे और दारू भी पिए हुए थे। नशे में ही दोनों पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया था, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष की गाड़ी जला दी थी और दोनों ही तरफ से तहरीर आई थी। दोनों ही तरफ से FIR पंजीकृत कर ली गई है और एक लोग दोनों पक्ष से गिरफ्तार करके उनका चालान किया गया है। सोनभद्र में ननिहाल से वापस लौट रही नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप के मुताबिक परिजनों की शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने एसपी से शिकायत की। तब जाकर पीड़िता का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया। परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए थे और कहा कि दुष्कर्म की घटना बताने के बावजूद पुलिस ने महज छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया और शांति भंग में चालान कर दिया गया। पुलिस ने पीड़िता की मां की नामजद शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। नामजद आरोपी भी नाबालिग बताया जा रहा है। पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। संज्ञान में आया है जिसमें कस्बा घोरावल की एक बच्ची से, जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष के आसपास है, छेड़खानी की बात संज्ञान में आई थी। बच्ची की मां की तहरीर पर थाना स्थानीय में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा नंबर 179/2023 है। FIR में नामित व्यक्ति जो है वह नाबालिग है। उक्त बाल अपचारी के विरुद्ध उचित धाराओं में नियमानुसार थाना स्थानीय द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और विवेचक को उचित निर्देश दिए गए हैं कि नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई संपन्न करें। जौनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार किया है। वो लड़की की गला काटकर कुएं में फेंकने का आरोपी था। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, चाकू बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि प्रेमिका की शादी की जिद से तंग आकर उसने गला काटकर लड़की को मार डाला था। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री कर मजाक उड़ाया। सभापति धनखड़ ने इस मामले पर सदन में आपत्ति भी जताई। वहीं अब पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति धनखड़ को फोन करके इस मुद्दे पर बात की है। पीएम मोदी ने धनखड़ से कहा है कि आपको जो आज सुनना पड़ा है वो मैं पिछले 20 सालों से सुन रहा हूं, मगर ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर बताया कि पीएम मोदी ने उन्हें फोन किया। उन्होंने कहा कि जो आज आपको सुनना पड़ा है, मैं पिछले 20 सालों से ये सब सुन रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से सदन के अंदर देश के उपराष्ट्रपति होते हुए आपको ये सुनना पड़ा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से सदन के बाहर राज्यसभा के सभापति का मजाक उड़ाया गया, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। टीएमसी सांसद की इस हरकत को लेकर उनकी हर तरफ आलोचना की जा रही है।
तो आपको बताते चलें कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया और ये वीडियो राहुल गांधी की तरफ से बनाया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। पीएम मोदी ने फोन करके बातचीत भी की है। हालांकि पीएम मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि जो आपने आज सुना वो मैं पिछले 20 साल से सुन रहा हूं। और देखिए, ट्वीट करके इस बात का जिक्र भी किया गया जगदीप धनखड़ की तरफ से कि उन्होंने पीएम मोदी से बात की। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट किया है। जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को संसद परिसर में अपमानित किया गया, उसे देखकर मुझे निराशा हुई है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति की गरिमा और शिष्टाचार के मानदंडों के भीतर होनी चाहिए। ये संसदीय परंपरा रही है जिस पर हमें गर्व है और भारत के लोग उनसे इसी कायम रखने की उम्मीद करते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर ट्वीट किया है और क्या कुछ उन्होंने लिखा है ये भी हमने आपको बताया। साफ तौर पर लिखा गया है यहाँ पर कि किस तरीके से सम्मानित उपराष्ट्रपति को संसद परिसर में अपमानित किया गया, उसे देखकर मुझे निराशा हुई। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर कार्रवाई की मांग दिल्ली पुलिस से शिकायत भी की गई है। एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। उपराष्ट्रपति का मजाक मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो उपराष्ट्रपति के मजाक मामले में अब एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि इस विषय पर पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति को फोन करके उनसे बातचीत भी की है, इस घटना की निंदा भी की है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सोचिए, जिस संवैधानिक पद पर आप हैं उसके बाद अगर आप इस तरीके से किसी का मजाक बनाते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, वो कहीं से भी ठीक नहीं माना जा सकता है। हालांकि इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि अब टीएमसी सांसद पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति का मजाक बनाया, उनकी मिमिक्री की। आगे भी खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं।